The making of a global world, role of technology, the railways, telegraph, etc. are some invention without which we cannot imagine the transformed 19th century. Railways, telegraph और कुछ और ऐसे इन्वेंशंस थे जिनके बगैर हम 19th सेंचुरी को इमेजिन भी नहीं कर सकते. टिल द 1870s एनिमल वर शिप्ड live from America to Europe and then slaughter when arrived there. 1870 से पहले तक जो जानवर थे उनको अमेरिका से यूरोप लेके जाया जाता था जिंदा, और फिर वहाँ जाके हलाल किया जाता था जब वो यूरोप की कंट्रीज में पहुँच जाते थे. बट मैनी एनिमल्स डाइज इन वॉच, फेल्ट इल, लूज वेट एंड बिकम अनफिट टू ईट, हेंस इट बिकम लग्जरी फूड आइटम. तो ये जो काफ़ी सारे ऐसे जानवर थे जो रास्ते के में ही मर जाते थे, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, उनका जो वज़न है वो कम हो जाता था, जिसकी वजह से अनफिट हो जाते थे, यानी कि खाने के लायक नहीं होते थे, ख़राब हो चुके होते थे, जिसकी वजह से जो मीट था, मांस था, वो एक लग्जरी आइटम बन चुका था. क्यों? क्योंकि वो महंगा होता था, जिसकी वजह से हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता था और वो लग्जरी आइटम के तौर पे बन जाता था, तो सिर्फ अमीर लोग खाते थे. आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर, एनिमल वर स्लॉटर फॉर फूड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड देन ट्रांसपोर्ट टू यूरोप. जब रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन हो गया तो जो जानवर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका में मार दिया जाता था और फिर उसके बाद उसको यूरोप में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिससे वो जगह भी कम घेरते थे और ईजिली ट्रांसपोर्ट भी हो जाते थे और उनकी कीमत अब पहले के कंपैरेटिवली कम हो जाती थी. द लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म. द डार्क साइड ऑफ दिस सेंचुरी वॉज कॉलोनियलिज्म. ये एक ऐसी पॉलिसी होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई पावरफुल कंट्री किसी नॉन पावरफुल कंट्री के ऊपर रूल कर रही होती है. यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल एंड सोशल थ्रू विच कॉलोनाइज सोसाइटीज़ वर ब्रॉट इन द इकोनॉमी. जो यूरोपियन काफ़ी सारी यूरोप की पावरफुल कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली और सोशली गरीब देशों के ऊपर कब्जा कर लेती थी. इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका. 1885 में जो काफ़ी बड़े बड़े देश हैं यूरोप के, उन्होंने कब्जा करने के लिए अफ्रीका में पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए बर्लिन में एक मीटिंग रखी जिससे वो पूरा ही अफ्रीका को कब्जा कर सकें स्ट्रैटेजिकली. फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 6, रिंडर पेस्ट और कैटल प्लेग. ये एक तरीके का महामारी है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. इन अफ्रीका अराउंड 1890s अ फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज़. 1890 के आसपास एक बहुत ही फास्ट डिसीज़ थी जिसका नाम था रिंडर पेस्ट. फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन अफ्रीकन लिवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर वेज. कई सदियों से जो ज़मीनें थीं और वहाँ की जो ज़रूरतों की चीज़ थी अफ्रीकन के लिए वो बहुत ही ईजिली मिल जाती थी, और जो लोग थे वो बहुत ही रेयर होता था कि पेड वर्क करें, यानी कि कोई काम करें ताकि उनको पैसा मिल सके. In late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to vast land and minerals. Europeans come to Africa for established plantation and mines for export to Europe. जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीका सिर्फ उसे इसीलिए आए थे ताकि वो अफ्रीका में इजीली प्लांटेशन और माइंस में काम करवा सके और जो भी प्रोडक्ट निकलेगा उसको यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके. बट अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, शॉर्टेज ऑफ लेबर. जो यूरोपियंस ने एक प्रॉब्लम को नहीं सोचा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगी, वो थी कि शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पे आ गई और वहाँ पे लेबरों की कमी होने लगी. फॉर रिटेनिंग लेबर दे इम्पोज हैवी टैक्सेस विच कुड पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशन एंड माइंस. वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे और कई और यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, उन्होंने हैवी टैक्स को इम्पोज कर दिया ताकि जो वर्कर्स हैं, जो अफ्रीकन्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तभी उन टैक्स को पे कर सके जब वो प्लांटेशन और माइंस में काम करेंगे. फिर उसके बाद दूसरा इन्होंने कर दिया, इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज ओनली वन मेंबर ऑफ फीजेंड
family can do work in the land and other were forced to do work other work. इनहेरिटेंस लॉ यानी कि जो एक होता है कि हमारे परिवार का काम हम करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जो किसान के फैमिली है उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है। अगर सिर्फ एक ही आदमी काम करेगा तो बाकी के लोगों को कोई और काम करना होगा, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो माइंस और प्लांटेशन में भी काम करेंगे, जिससे जो शॉर्टेज लेबर की उसको फुलफिल की जा सकती। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि किस तरीके से यूरोपियंस ने वहाँ पे लेबर रिटेन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए। फिर उसके बाद देन कम रिंडरपेस्ट इन 1890s। जैसे कि स्टार्टिंग में कि बताया था कि रिंडरपेस्ट 1890 के आसपास आ गया था। इट वॉज कैरीड बाय इनअफेक्टेड कैटल imported from British Asia to feed Italian soldier invading in East Africa, but rinderpest moved west like forest fire. In just 5 years, around 90% of cattle died. जो रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी है जो कि इनअफेक्टेड कैटल्स के थ्रू में अफ्रीका में लाई गई थी, और उनको लाया कौन था? ब्रिटिश एशिया। किसके लिए? इन्वेडेड इटालियन सोल्जर के लिए। जो इटालियन सोल्जर्स ईस्ट अफ्रीका में अपना कब्जा किए होते हैं उनको हटा के खुद कब्जा करने के चक्कर में ब्रिटिश एशिया ने वहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया था जो इनअफेक्टेड कैटल्स थे। यानी कि अगर अफेक्टेड कैटल्स होंगे इनफेक्ट तो उनसे बीमारियाँ और में बहुत ही ईजिली पहुँचेंगी, जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना है। उसी टाइम पे कैटल प्लेग थी, क्योंकि वहाँ के जो अफ्रीकन्स हैं बहुत ही ईजिली कोई भी काम करते नहीं थे, क्योंकि उनके पास इसलिए हर चीज़ एक्सेस थी। और जो इटालियन सोल्जर्स थे उनको भी मार के वहाँ पे ब्रिटिशर्स कब्जा कर सके। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वेस्ट साइड में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोग थे, तो वहाँ पे भी बहुत ही तेज़ी से लाइक फॉरेस्ट फायर यानी जंगल की आग की तरह बहुत ही कम समय में, सिर्फ और सिर्फ 5 साल में सारे ही लगभग 90% कैटलों की डेथ हो गई, जिसकी वजह से अफ्रीकन्स के लिए तो लाइफ एकदम से ख़त्म ही हो गई थी। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लिवलीहुड। जो जैसे ही 90% जानवर मरे, अफ्रीकन्स की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कॉलोनियल गवर्नमेंट आर सक्सेसफुली मोनोपोलिस्ट टू स्ट्रेंथ देयर पावर एंड टू फोर्स अफ्रीकन वर्क इन मार्केट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी, जो कि यूरोपियन गवर्नमेंट थी, वो सक्सेसफुली मोनोपोलिस अपना कब्जा पूरी तरीके से जमा चुकी थी और उन्होंने अफ्रीकन्स को फोर्सफुली काम करने के लिए मजबूर कर देते, क्योंकि उनके पास ना तो अब जानवर थे, अब कोई भी चीज़ उनको ईजिली नहीं मिलेगी। तो ये सारे तरीके से वहाँ पे अफ्रीका में पूरी तरीके से यूरोपियंस ने कब्जा किया।